अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निदाए कश्मीर मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। नाजरीन, हमारे समाज में गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान कई तरह के ऐसे मसाइल पैदा हुए हैं जो उससे कबल हमारे समाज के अंदर पाए नहीं जाते थे, और बदकिस्मती की बात यह है कि उन मसाइल पर हम अभी भी उस कदर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं जितना तवज्जो देने के वो मुस्तहिक हैं, या जितना उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहरहाल अब कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर ये शुरुआत हो चुकी है कि इन मसाइल पे गौर किया जाए, उनके इजाले के लिए कोशिशें की जाएं, और कहीं कुछ गैर सरकारी तंजीमें हैं, कहीं हुकूमत की जानिब से भी कहीं कहीं पर ऐसा हो रहा है, और कहीं कुछ लोग इनफरादी सतह पे भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। इन्हीं इनफरादी सतह पर जिम्मेदारी अदा करने वालों में एक नाम है नकाती अरूब इकबाल। इलाही बाग सोरा श्रीनगर में रहती हैं। अभी फाइनल ईयर में ज़ेर तालीम है वुमेंस कॉलेज MA रोड में, लेकिन फिर भी समाजी सतह पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं समाजी मसाइल को लेकर, जिसमें ड्रग एडिक्शन है, वुमन के साथ हो रही ज़्यादतियाँ और बाकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो हम अरूब इकबाल के साथ इस सेगमेंट में बात करेंगे कि उन्होंने अपना ये सोशल वर्क का सफ़र कैसे शुरू किया और आज तक किस हद तक वो मुतमईन है कि वो समाज की खिदमत कर रही है। अरूब इकबाल, आपका हमारे सेगमेंट में खैर मकदम है। तो पहले अपना तारुफ हमारे नाजरीन को दे दीजिए कि आप कौन हैं और कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया कि मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरूब इकबाल, मैं इलाही बाग से रहती हूँ। और बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया अपना ये इवेंट प्रोडक्शन, मैंने स्टार्ट की थी 2019 में, जब मैंने आर्टिकल के बाद अपने ही सराउंडिंग्स में कुछ चीज़ें नोटिस की कि पैंडमिक की वजह से हमारे पूरे माशरे पे क्या असर पड़ रहा है, उनके दिमागी ताउज़ुन पे क्या असर पड़ रहा है। तो उस टाइम पे मैंने छोटे मोटे अपने फ्रेंड सर्कल में दिया कि लाइक पहले क्या था, आर्टिकल से पहले क्या हालात थे, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले क्या था और बाद में क्या हालात। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वो टाइम पीरियड था, वो बीच में लॉकडाउन का, तो उसमें इतनी चेंजेस आई कि मैं मजबूर हुई अपनी सोसाइटी के लिए काम करने के लिए। हुआ क्या था असल में वहाँ? काफ़ी चेंजेस आई थी, मेंटल चेंजेस आई थी। अच्छा, लोगों में काफ़ी एग्जैक्टली। तो लाइक सोशली भी ठप था सब कुछ, हाँ फाइनेंशियली भी वीक हो चुके थे लोग, लेकिन उन सब का जो टोटल फिर प्रेशर आया एक इंसान के मेंटल हेल्थ पे, वो मैंने देखा। और उस चीज़ को मद्देनजर रखकर मैंने ये सोचा कि नहीं, आज है कि हमें अपनी कश्मीर के लिए काम करना चाहिए। और उस टाइम से मैंने स्टार्ट किया इवेंट प्रोडक्शन अपना। सही। तो उसके बाद साल 2020 में फिर कोरोना वायरस आया, 21 में भी कोरोना वायरस ही की वजह से पूरा जो हमारी जो ज़िंदगी की मामूलात हैं वो मुतासर रही। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, ताजिर लोग अपनी तिजारत नहीं कर पा रहे थे, दुकानदारों की दुकानें बंद हुई थी। तो उससे नेचुरल सी बात है एक जहनी तनाव सा पैदा हो गया लोगों में, या उनकी जो जहनी सेहत है वो मुतासर हुई। तो आपने सोचा कि मैं इस हवाले से काम करना चाहूँगी। तो पहली बार जब आपके जहन में ये ख्याल आया तो कैसे आपने स्टार्ट किया? हाउ डिड यू मैनेज टू कम टू पीपल, या लोगों के पास जाकर उन्हें ऑर्गेनाइज करना और फिर बताना कि पहले आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल कि लाइक पैंडमिक जो एब्रोगेशन हुआ, जो लॉकडाउन हुआ, इसकी वजह से क्या क्या असरात आपको लग रहे हैं कि क्या क्या हुआ। तो जो ही उनके साइड से मेरे को कुछ हद तक नेगेटिव ही ये नेगेटिव कॉम्पोनेंट्स ही आ गए। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि एक फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस ये सिर्फ आपके साथ या मेरे साथ नहीं हुआ था, ये चीज़ सबके साथ इक्वली हुई थी। सोशली भी हर एक इंसान डिस्टर्ब हो चुका था। तो आई थॉट कि लाइक ऐसा कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ पे हम काम कर सकते हैं, मेंटल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं लोगों को, मतलब जो भी अभी चीज़ें हो रहे हैं उनको ये बोल सकते, नो डाउट कि प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन हम इतने स्ट्रांग है कि हम इसको फेस कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं, ना कि हम उसी पे रहे। फिर मेरे कुछ बड़े भाई थे, मैंने उनसे बात की, वो ऑलरेडी उनकी अपनी NGO है, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की अपनी प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने में। पहले आई वॉज अ सिंगल पर्सन, बट देन आराम आराम से मेरी पूरी टीम एक फ्रेम हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम काफ़ी अच्छे से लोग आते गए और कारवां बनता गया। अच्छा, एक नौजवान छोटी उम्र की लड़की
اور کشمیری سماج اس کا اپنے گھر سے یہ تہیہ کر کے نکلنا کہ میں سماجی مسائل پر بات کروں گی اور سماج کو درپیش جو چیلنجز ہیں ان مسائل کے حوالے سے لوگوں کے اندر بیداری یا جاگرتا جسے آپ کہتے ہیں وہ پیدا کروں گی. ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ فار یو؟ It was very difficult. It was very difficult because چلو جی آپ اپنے پیرنٹس کو منا سکتے ہو بٹ وین یو ہیو ٹو فیس سوسائٹی وہاں پہ آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہو کیونکہ ایسا کام نہیں ہے آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے کر رہے ہو, آپ سامنے آ رہے ہو, آپ چہرہ بن رہے ہو اور آپ کام کر رہے ہو. صحیح. اور لوگوں کو ایک مدعا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کس بات پہ پکڑے اور بات کرے. ویسی ہماری سوسائٹی ہے وہ اس چیز کو نہیں رکھیں گے دماغ میں کہ اگر یہ کچھ کر رہی ہے یہ کیوں کر رہی ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. نہیں, دے نیڈ اے ٹاپک جس کے بارے میں ان کو بات کرنے کا موقع ملے. تو میرے کافی پیرنٹس تھے, مطلب تھے وہ بھی پہلے اس چیز سے ناراض کہ کیوں کر رہی ہو, بٹ ود ٹائم جب ان کو سمجھ آیا کہ غلط نہیں کر رہی ہے تو دے آر ناؤ سپورٹیو. اچھا, جب آپ کسی بھی مسئلے پر بات کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں, کوئی ایونٹ آپ نے آرگنائز کیا, کتنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو جمع کرنا اور پھر کسی پرٹیکولر مسئلے پر بات کرنا یا ان سے بلوانا؟ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ لوگ اگر ہم یہاں پہ ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کریں شاید وہ ہیلپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ بات کرے. یا میں آپ کو یہاں پہ بات کروں, اگر میں ایونٹس کی ہی بات کروں, آج کل کے لوگوں میں ایک نیگیٹو امیج بن گئی ہے اس چیز کی کیونکہ اس چیز کو ڈپکٹ کیا ہم نے ایک غلط طریقے سے. کیونکہ میں بھی ایز این ایونٹ آرگنائزر اگر مجھے بھی کہیں پہ انوائٹ کیا جاتا ہے, وہ ایونٹ مجھے لگتا ہی نہیں اس میں کوئی انفارمیشن ہے, مجھے لگتا ہے وہاں پہ پیسے ضائع کیے انہوں نے جو بھی کیا ہے کیونکہ کوئی میسیج ہی نہیں پہنچتی ہے. تو اس حوالے سے میں بولوں گی کہ لوگوں کی بھی غلطی نہیں ہے, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اگر ہے کوئی ایونٹ, کوئی کا خون پسینہ دے رہا ہے اپنا اس کو, وہ فضول کا نہیں دے رہا ہے, اس میں ایک میسیج ہوتی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی اگر میرے ایونٹ سے 100 لوگ آئے ہوئے ہیں, 100 میں سے 10 لوگ 15 لوگ کچھ سیکھ کر گئے اور وہ 15 لوگ اس بات کو آگے پہنچائیں گے, وہ میں نے لے لیا. تو آپ کی کامیابی یقینی طور ہو جائے گی کیونکہ اگر 15 لوگ آپ کے ایونٹ سے کوئی پیغام لے کر کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور پھر اس پیغام کو آگے بڑھا دیتے ہیں تو آپ کی کامیابی ضروری ہے. اچھا, مجھے بتائیں آج تک کون کون سے مسائل ہیں جن پر آپ نے ایونٹ آرگنائز کیے ہیں یا بات کی ہے کہیں پر؟ میں نے مینٹل ہیلتھ پہ کافی زیادہ ایونٹ کیے ہیں, میں نے ڈرگس پہ ایونٹ کیا ہے, میں نے وومن امپاورمنٹ پہ ایونٹ کیا ہے, بٹ موسٹلی جو میں نے ایونٹ کیے بک لانچ پہ بھی میں نے کیے ہیں. لیکن اپارٹ فرام دیٹ میں نے زیادہ مینٹل ہیلتھ پہ ہی ایونٹ کیے ہیں. آپ ایک سائیکالوجی اسٹوڈنٹ ہیں, سائیکالوجی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے بتائیں جب آپ مینٹل ہیلتھ ایشوز پہ بات کر رہے ہیں یا کرتے ہیں تو وائی ڈو یو سی کشمیر, کہاں پہ دیکھتی ہیں کشمیر کو کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کتنے گریو ایشوز ہیں یہاں پہ؟ ہم بیسکلی ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے ایشوز ہیں جس پہ ہم بات نہیں کرتے یا اتنا نہیں ہے یہ, بٹ لیکن جب ہم گراؤنڈ لیول پہ ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن گین کرتے ہیں تو میں اپنے کشمیر کو دیکھ رہی ہوں دن بدن پروگریس ہونے کی جگہ یہ بہت پیچھے جا رہا ہے. مطلب جس کو ہم جنت کشمیر بولتے تھے, اس کو ہم اپنا جنت مانتے تھے, مجھے آج یہ ایک جہنم کی اور دیکھ رہی ہوں میں اس کشمیر کو جاتے ہوئے, کیونکہ جو کیسز ہم پہلے باہر فورن کی کنٹریز میں یا باہر کے اسٹیٹس میں دیکھتے تھے, آج ہم وہ سنتے ہیں اور شوق ہو جاتے ہیں یار کیا ہمارے کشمیر میں بھی ایسی چیزیں ہوتی تھی. اس کو بھائی چارے کا ایگزامپل دیا جاتا تھا, لائک ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے یہاں لوگ, اور آج کل چھریاں گوپی جاتی ہے. مطلب کہاں مر گیا ہمارا ضمیر, کہاں ہے وہ انسانیت, وہ کشمیر کے لوگوں سے مانا جاتا تھا کشمیر, آج کل وہ ہے ہی نہیں. تو میں واپس وہ چیز لانا چاہتی ہوں اپنے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک انسان کام کرے گا تو وہ سفل ہو جائے گا. میں چاہتی ہوں کہ جتنا لوگ اس میں آئے اور جتنے لوگوں کے مطلب نیگیٹیوٹی چھوڑ کے وہ ایک پازیٹیو دنیا میں آئے تو ہمارا کشمیر واپس سے جنت کشمیر بنے گا. اچھا, آپ خود ایک لڑکی ہے, خواتین کے یہاں ہمارے سماج میں اب کافی زیادہ مسائل ہیں. ڈاوری کا مسئلہ ہے, ہیراسمنٹ کا مسئلہ ہے, شادی کے بعد ان لاز کی طرف سے مختلف طریقوں اور بہانوں سے تنگ طلب کرنا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد ہم کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ دیکھتے ہیں کہ کسی نئی نویلی لڑکی دلہن نے جس کی شادی ہوئی تھی, کسی کے 10 مہینے ہو گئے تھے, کسی کے 6 مہینے ہو گئے تھے, کہیں اس نے خودکشی کر لی یا کہیں دریا میں چھلانگ لگائی یا کہیں اس کو آگ لگا دی گئی. ایسے بھی واقعات ہمارے. سو وٹ ڈو یو تھنک ایز اے ینگ وومن, آپ کا کیا رول بنتا ہے اس چیز کو لے کر؟
ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली 2 हाथों से बजती है. अगर एक लड़की गलत है तो लड़का भी कहीं ना कहीं गलत है, अगर एक लड़का गलत है तो कहीं ना कहीं लड़की भी गलत है. शायद उनको वो रिश्ता चलाना नहीं आता है या उनके बीच में वो कंपैटिबिलिटी नहीं है. तो ये चीज़ें एक इंसान को पहले ही मद्देनजर में रखनी चाहिए कि क्या आगे क्या होगा. अब आप डिप्लोमेसी का गेम खेलोगे और बाद में कुछ और करोगे, वहाँ पे तो आप ही कसूरवार ठहराओगे. और ऐसा नहीं है, आप ऐसे प्रूव नहीं करोगे. फॉर एग्जांपल किसी मर्द ने किसी औरत पे हाथ उठाया तो वो अपनी मर्दानगी दिखा रहा है, या एक औरत फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया. तो ये दोनों तरफ का खेल है. और मतलब हम ऊपर से इन स्टोरीज को बोलेंगे कि यार उसने ऐसा किया, इसने किया. वी हैव टू गो डाउन, वी हैव टू सी कि डीपर एग्जैक्टली कि बेसिकली स्टोरी है क्या, इशू किस बात पे क्रिएट हुआ. और ऐसा अगर है कि एक लड़की सफ़र कर रही है, लड़की गलत भी नहीं हो सकती है बट वो सफ़र कर रही है, तो why isn't she talking to her parents? क्यों वो डर रही है इस खौफ से कि सोसाइटी क्या कहेगी. सोसाइटी सफर नहीं कर रही है ना, वो सफर कर रही है. तो अगर वो आज अपने लिए आवाज नहीं उठाएगी, वो किसके लिए उठाएगी आवाज. बिल्कुल सही. तो हर एक लड़की को एक लड़की के लिए आवाज उठानी चाहिए, लड़की के लिए नहीं एक सही चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए. तो यही है कि अगर आप कुछ सफर कर रहे हो तो अपनी जिंदगी बचाओ. आपकी जिंदगी वर्थ है तो खुद की वर्थ ढूंढना सीखो. मुझे बताएं कि ख़वातीन हमारे यहाँ समाज में कई सारे बड़े ही मतलब ग्रेव इश्यूज होते हैं जिन पर वो बात ही नहीं करती हैं, बात नहीं करना चाहती हैं कि समाज क्या कहेगा, पेरेंट्स और रिश्तेदार क्या कहेंगे, हाँ हमसाए वगैरह क्या कहेंगे. तो आपका क्या पैगाम होगा उन ख़वातीन के लिए? सही, ये बात मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ कि लेकिन आप ये भी तो देखें कि आपकी कहीं पे चोरी नहीं है, आप कहीं पे गलत नहीं है. अगर आज आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप कैसे ये चीज़ दिमाग में रखेंगे कि आपके लिए कोई और आवाज़ उठाएगा. तो पहले आप अपने लिए लड़ना सीखिए, आप अपने लिए खड़ा उठना सीखिए, तब जाके दुनिया आपके पीछे खड़ा होगी. सही. आज एक छोटा सा इशू यहाँ पे हमारी कश्मीर में हुआ था, जब सब खड़ा नहीं हुए तब जाके ये इशू दब जाएगा. जब एक लड़की खुद नहीं उठेगी, वो कैसे एक्सपेक्ट करेगी कि बाकी उठे और लड़ना सीखे. अब लड़ाई ऐसे नहीं करनी है, उसको झगड़ना है या कुछ करना है. कन्फेस करे अपने डैड के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ कि मैं इस मैरिड लाइफ में या मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं कर पा रही. एंडिंग योर लाइफ इज नॉट द ऑप्शन. हमारे लाइक जो हमसे पहले भी थे काफी या प्रॉफिट्स थे हमारे, उन पे तो इतने जुल्म हुए, बट एंडिंग इज नॉट द ऑप्शन. सही. तो आप एक नौजवान लड़की हैं, नौजवान खातून की हैसियत से आप मैदान में आई हैं मुख्तलिफ समाजी मसाइल पर बात करने के लिए, उन मसाइल के हवाले से लोगों के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए. तो मुझे मुख्तसरन बताएंगे कि आपका हमारी नौजवान नस्ल, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उनके लिए क्या पैगाम होगा? लड़कियों के लिए मुझे यही पैगाम रहेगा कि अगर आप कहीं पे भी कुछ भी ऐसी चीज़ झेल रहे हो जो आपको नहीं झेलनी चाहिए या जिसके बारे में आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्लीज़ आवाज़ उठाओ अपनी. और लड़कों के लिए यही बात, लड़कों के लिए नहीं बेसिकली दोनों के लिए, क्योंकि आज सिर्फ लड़के ड्रग्स में मुलव्वस नहीं हैं, लड़कियां भी इक्वली मुलव्वस है इस चीज़ में. तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ड्रग्स, आप एक ड्रग नहीं ले रहे हो, आप ये जहर ले रहे हो, एक जहर का घूंट आप पी रहे हो जो आपकी जिंदगी मौत के अलावा आपको कुछ नहीं नजर आएगा. क्योंकि जब एक बंदा ड्रग लेता है वो मजे के लिए लेता है या किसी भी चीज के लिए लेता है, लेकिन वो जब एक ड्रग एडिक्ट बनता है वो पेशेंट बनता है. या तो उसको मौत है उसका रास्ता, या तो उसको उस चीज से बाहर आना इतना मुश्किल है कि वो खुदा से फिर और मौत से पहले भी मतलब समाज में उसकी कोई हैसियत नहीं रहती है, समाज में धुतकार आ जाता है. बिल्कुल सही बात. अच्छा निकाती अरूबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए और आपने कुछ ऐसे मसाइल पर बात की जिन पर अभी तक हमारे समाज के अंदर कोई बात नहीं हो रही है या लोग जाने अनजाने इन मसाइल पे बात करना नहीं चाहते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर. तो नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान शेख तजम्मुल और निदाई कश्मीर की पूरी टीम को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.